Hello everyone, welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. Okay, so today we will discussion about the topic of cost of capital. Okay, cost of capital. What is cost of capital and significance of cost of capital, factor affecting cost of capital and classification of cost of capital. ये सब हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे. होप सो आप सभी को अच्छी लगेगी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, एंड वन थिंग इज दैट अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या कंसेप्ट रहता है हमारा? एज यू नो, नेम से ही डिनोट हो रहा है जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर. सपोज अगर आपने कोई नया बिजनेस सेटअप किया है, ओके, तो वहां पे हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो होगी. ओके, होगी ना. सो अगर हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कॉस्ट कितनी आएगी? अब मान लीजिए, लेट्स पॉज, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप किसी फ्रेंड से 1000 रुपीज क्या ले रहे हो, उधार ले रहे हो, ठीक है, और उसके लिए आप उसको इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? 50 पे कर रहे हो. मान लीजिए सपोज ऐसे ही मान लीजिए कि आप 50 रुपीज पे कर रहे हो. सो ये क्या हुई? ये आपकी कॉस्ट हो गई. ये आपकी, ये तो आपने उधार ले रखा थी तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है. ठीक है, उसके बाद जो आप 50 रुपीज और उसको देते हो, एक्स्ट्रा देते हो, जब भी मैच्योरिटी टाइम है, जब भी आपके पास पैसे होते हैं, उस टाइम जब देते हो तो वो क्या हो जाती है? आपकी कॉस्ट. उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी हम कैपिटल के अंदर जो इंक्लूड करते हैं, लाइक हम क्या क्या इश्यू करते हैं, जैसे कि लोन लेते हैं, लोन डिबेंचर से लेते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिटेन अर्निंग. ओके, ये हमारे पास बेसिकली 3-4 सोर्स होते हैं कैपिटल कलेक्ट करने के लिए. सो इनके लिए हमें क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है या हमारी क्या कॉस्ट आती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर. सो बेसिकली सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ फर्म इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर. यानी कि क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है हमारी फर्म की, वो क्या होती है? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न की. कहीं पे अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो मिनिमम हमारे पास इतना रिटर्न तो आना ही चाहिए. सपोज अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि 1 लाख रुपीज की कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वहां से हमें 10% का रिटर्न हर बार आना चाहिए. ठीक है, ये हम मान के चलते हैं. तो ये क्या होती है? जो रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्टेड की हुई होती है इन्वेस्टर के द्वारा. ओके, तो ये होती है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. होप सो आप सभी को ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है. यानी कि किसी भी एसेट्स के अंदर अगर हम कहीं से पैसे को कलेक्ट कर रहे हैं तो एट दैट टाइम जो हमारी कॉस्ट आती है, ओके, और जहां पर भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन पैसों से, वहां से हमें रेट ऑफ रिटर्न भी मिलना चाहिए कि जितना इन्वेस्टर ने सोचा हुआ है. ठीक है, तो वो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट आएगा अभी हमारा द कैपिटल यूज्ड बाय अ फर्म. यानी कि जो भी कैपिटल यूज की जाती है फर्म के द्वारा, वो किस किस फॉर्म में हो सकती है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेब्ट एंड रिटेन अर्निंग. जो कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि हमारी किस किस फॉर्म में कैपिटल हो सकती है. इक्विटी शेयर में हो सकती है, प्रेफरेंस में हो सकती है, रिटेन अर्निंग में, डिविडेंड में, यानी कि डिबेंचर में, और हमारा लोन की फॉर्म में. ओके, तो यहाँ से हम कैपिटल को क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं या पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं. अब हम पढ़ते हैं कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, क्या इंपॉर्टेंस रहेगी. सो सबसे पहले आता है यहाँ पे कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या करता है? हेल्पफुल इन डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. कि हेल्प करता है हमारी डिजाइन करने में कैपिटल स्ट्रक्चर. अब आइए समझते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है. कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जो डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फंड हमारा कहां से जनरेट होगा, उसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं. लाइक हमें इक्विटी से कितना पैसा कलेक्ट करना है, प्रेफरेंस से कितना करना है, डिबेंचर से कितना करना है, या फिर लोन से रिटेन अर्निंग का कितना यूटिलाइज करना है. तो वो आ जाता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर.
तो इसका हम किस तरीके से यूज करेंगे, इसका हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। एंड अगर मैं बात करूं कि एडवांटेज डिसएडवांटेज की, तो जो डिफरेंट जो हमारा जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, जो डिफरेंट हमारे सोर्स होते हैं लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, इनके सबके खुद के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो आपके अकॉर्डिंग या सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें अडॉप्ट करना चाहिए। सो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना चाहिए जिसकी कॉस्ट क्या रहे, हमारी मिनिमम रहे। ओके, क्योंकि कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं वहां पे हमें कॉस्ट क्या करके चलनी पड़ती है, मिनिमम करके चलनी पड़ती है। तो हमें ऐसा डिजाइन करना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर जो क्या हो, जिससे रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और हमारी कॉस्ट क्या रहे, मिनिमम रहे। ओके, नेक्स्ट करते हैं अभी हेल्पफुल इन टेकिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। यानी कि जो भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं वो किसके लिए हेल्पफुल होना चाहिए, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेने के लिए। अब कैपिटल बस्टिंग क्या होता है, कैपिटल बस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आप फर्म के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्रोजेक्ट को सेटअप करना चाहते हो, कोई मशीनरी वगैरह लेके आना चाहते हो, तो वहां पे आप क्या करते हो, कैपिटल वहां पे आप कैपिटल बस्टिंग का कंसेप्ट आता है आपका, कि आप सबसे पहले आप बजट प्रिपेयर करते हो कि क्या आपके पास इतना पैसा है या नहीं है, क्या आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, आपको कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इन सब की हम स्टडी करते हैं कैपिटल बस्टिंग के अंदर। एंड कैपिटल बस्टिंग का जो कंसेप्ट रहेगा, लाइक अगर मान लीजिए अगर हमारी जो कॉस्ट है, अगर जैसे कि मान लीजिए अगर हमारी कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है रिटर्न से, ओके, मान लीजिए कि जो अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की तो उसकी जो कॉस्ट है वो तो ज्यादा आ रही है और हमारा जो रिटर्न है वो कम आ रहा है, सो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, नॉट बेनिफिशियल। ओके, लाइक जो कैपिटल बस्टिंग है वो डिफरेंट मेथड भी होते हैं, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो ये जो मेथड होते हैं इनके बेस पे हम क्या करते हैं, कैपिटल बस्टिंग करते हैं, हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट है वो बेनिफिशियल रहेगा। लाइक अगर एनपीवी की बात करते हैं तो अगर हमारी एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आती है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सब आप कैपिटल बस्टिंग के अंदर पढ़ोगे प्रॉपर तरीके से। बेसिकली अगर बात करते हो कैपिटल बस्टिंग की, तो कैपिटल बस्टिंग के अंदर हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना होता है जिसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम रहेगी और हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो हमारा रिटर्न आ रहा है वो हमारा ज्यादा आना चाहिए, वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हेल्पफुल इन इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इफिशिएंसी टू द टॉप मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जो हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, सो ये हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल रहेगा ये इवेल्युएशन करने के लिए फाइनेंशियल इफिशिएंसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। यानी कि अगर आपकी लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी कम है, कॉस्ट जो आपकी लोअर आ रही है, तो वो आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट हाई आ रही है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो ये हेल्पफुल करती है टॉप मैनेजमेंट की भी फाइनेंशियल इफिशिएंसी को इवेलुएट करने में या फिर एनालाइज करने में। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालाइज ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी कि हमारे पास वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, इक्विटी होता है, प्रेफरेंस होता है, रिटेन अर्निंग होती है, बोरोड फंड होता है, इस तरीके के हमारे पास वेरियस फंड होते हैं। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा जो सोर्स है वो बेनिफिशियल रहेगा, अदरवाइज तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि किस बेस पे कंपैरिजन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा हेल्पफुल इन, नेक्स्ट क्या आएगा, हेल्पफुल इन टेकिंग अदर फाइनेंशियल डिसीजन। अदर फाइनेंशियल डिसीजन में आपका आ जाता है यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग अदर फाइनेंशियल डिसीजन लाइक डिविडेंड पॉलिसी, राइट इश्यू, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। यहाँ पे किस किस के लिए हेल्पफुल होता है, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल
या फिर यही तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल करता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं और अदर डिसीजन भी ले सकते हैं जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड है, क्योंकि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, फाइनेंस के थ्रू हो रहा है। ओके, क्योंकि बिना फाइनेंस तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम नहीं हो सकता। सो ये आएगा आपका इसके अंदर, ये थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। अभी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, अभी हम यही पढ़ रहे हैं, स्टडी करेंगे कि कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या होता है? रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन रिस्क फ्री एंड डिफॉल्ट फ्री सिक्योरिटी। ये क्या होता है? ये रिस्क फ्री सिक्योरिटी होती है, रिस्क फ्री, यानी कि जिसके अंदर आपका रिस्क नहीं होता है, और ये जो सिक्योरिटीज होती है ये इश्यू की जाती है by the government of India, issued by government of India। ओके, हम बात करते हैं ओवरऑल क्या पढ़ा हमने रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट में। जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो किसके द्वारा इश्यू की जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू की जाती है, और ये जो रहेगी, जो रेट रहेगी वो रिस्क फ्री रहता, कोई भी रिस्क नहीं रहता उसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट जो अगर रेट डिसाइड करती है वो डिसाइड करती है थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई। ओके, सो ये जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होती है ये भी अफेक्ट करती है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। कैसे इफेक्ट करती है? इसने बोल रखा है व्हेन द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट राइज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज इन द इकोनॉमी। जैसे ही जो हमारी रिस्क फ्री जो इंटरेस्ट रेट है वो राइज होगी, सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज होता है इकोनॉमी के अंदर। ओके, नेक्स्ट अभी हम करते हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के अंदर क्या आएगा? रिलेटेड टू अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के अंदर कोई भी अगर रिस्क आता है सो वो भी अफेक्ट करता है कौन अफेक्ट करता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। द टर्म ऑफ बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि जो वेरिएबिलिटी आती है हम बोल सकते हैं यहाँ पे वेरिएबिलिटी इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि जो वेरिएबिलिटी आती है, जो फ्लक्चुएशन आते हैं उसके अंदर, वो किसके अंदर इंक्लूड होता है? आपका बिजनेस रिस्क के अंदर इंक्लूड होता है। इसके अंदर जो ये चेंजेस आते हैं ये क्यों आते हैं? ड्यू टू द चेंज इन सेल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्यू टू द चेंज इन सेल। ओके, सो ये भी अफेक्ट करता है, जो बिजनेस रिस्क है वो एक फैक्टर अफेक्टिंग का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क, सो फाइनेंशियल रिस्क इज बेसिकली रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो डेब्ट इक्विटी का जो प्रपोर्शन है वो कितना है? डेब्ट इक्विटी का जो प्रपोर्शन है वो कितना है, किस स्ट्रक्चर से आपने ले रखा है, कितना आपको लॉस हो रहा है या फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, जो हमारा अगर जैसे डेप्ट की अगर बात करते हैं तो डेप्ट पे क्या होता है? हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इक्विटी की अगर बात करते हैं तो हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है, बट फिक्स रेट से नहीं करना पड़ता। सो ये हमने अकॉर्डिंग टू द बिजनेस डिसाइड करना होता है कि हमें कितना प्रपोर्शन लेके चलना है डेप्ट का और कितना प्रपोर्शन लेके चलना है इक्विटी का। नेक्स्ट अभी फोर्थ पॉइंट हम करते हैं नेचर ऑफ अ बिजनेस। नेचर ऑफ अ बिजनेस में क्या होगा? हमें जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है। लॉन्ग टर्म फंड आर मोर कॉस्टली देन अ शॉर्ट टर्म फंड। अगर हमें फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस के अंदर तो हम कहां से फंड को राइज करते हैं? लॉन्ग टर्म से करते हैं, एंड फंड रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट फिक्स कैपिटल, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब अगर हमें हमारा बिजनेस का जो नेचर है वो कैसा है, अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए मशीनरी वगैरह का सेटअप करना, फिक्स एसेट्स की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे
लॉन्ग टर्म से पैसा लेते हैं, अदरवाइज हम कहां से लेंगे, शॉर्ट टर्म से पैसा लेंगे। फिर वो डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है। ओके यानी कि हमारा जो बिजनेस है वो ऐसा है जहां पे हमें मशीनरी वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा मशीनरी की, या फिर हमारा जो बिजनेस है वो ऐसा है जहां पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। ओके सो वो डिपेंड करेगा हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। अभी हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड में क्या होगा कि हमें जो फंड की रिक्वायरमेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, it will be to bear a high cost of capital as compared to those firm require lower fund of capital। so इसने बोला यहाँ पे कि जो अगर हमें जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह के फंड की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें लार्ज अमाउंट फंड की रिक्वायरमेंट है तो हमें कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ेगी, अगर हमें कम है तो हमें कम पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे एटीट्यूड ऑफ अ मैनेजमेंट। हमारी मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, अगर क्या वो रिस्क बियर करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर वो रिस्क बियर करना चाहते हैं तो उनको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कम फंड में भी वो क्या कर लेंगे, अपना बिजनेस को रनिंग रखेंगे क्योंकि वो रिस्क बियर करने की कैपेबल है। और अगर वो रिस्क बियर नहीं करना चाहते तो वो लार्ज लिक्विडिटी की फॉर्म में अपने फंड को रखते हैं। सो ये है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो किस तरीके से जो कौन कौन से फैक्टर है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। सो हमने पढ़ा यहाँ पे रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करती है, बिजनेस रिस्क अफेक्ट करता है, फाइनेंशियल रिस्क अफेक्ट करता है, हमारा नेचर कैसा है बिजनेस का वो भी अफेक्ट करता है, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ फंड एंड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। ओके सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितने में क्लासिफिकेशन किया गया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। फर्स्ट आता है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द कॉस्ट इन विच ऑलरेडी बीन इनकर फॉर अ फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, और जो ये कंप्यूट किया जाता है ये किया जाता है बेसिस ऑफ पास्ट बेसिस, यानी कि जब हम कॉस्ट को पास्ट के बेस पर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं या फिर हम देखते हैं, तो वो होती है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट। एंड फ्यूचर कॉस्ट कौन सी होगी, जो हम पास्ट के बेस पे, पास्ट का बेस लेके हम आगे के लिए, फ्यूचर के लिए जो हम एस्टिमेट करते हैं, किस पे होती है, बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। ये होती है हमारी फ्यूचर कॉस्ट। अब अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट की, तो स्पेसिफिक कॉस्ट होती है, हमने बहुत सारे सोर्स पढ़े हैं। एज यू ऑल नो दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैव वेरियस सोर्स, लोन, डिबेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग। ओके सो जो वेरियस सोर्स होते हैं, जो पर्टिकुलर सोर्स के ऊपर जो हमारी कॉस्ट आती है दैट इज स्पेसिफिक कॉस्ट। एंड जो कॉम्बिनेशन में कॉस्ट आती है, लाइक लोन की आ गई आपकी, प्लस में इक्विटी की, प्लस में प्रेफरेंस की, प्लस में रिटेन की, अगर इन सबको आप कंबाइन कर देते हो तो वो आ जाती है आपकी कंपोजिट कॉस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की, एवरेज कॉस्ट होता है जो पास्ट में आपकी जो कॉस्ट आई उसको कंबाइन करके आप एवरेज कर देते हो, तो वो होती है आपकी एवरेज कॉस्ट। एंड अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, तो जो भी आप एडिशनल फंड को कैपिटल के अंदर ऐड करते हो, एट दैट टाइम जो आप कॉस्ट बियर कर रहे हो, दैट इज योर मैनेजरियल कॉस्ट। एंड नेक्स्ट आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट के अंदर आ जाता है जो आप आउटसाइडर को पे कर रहे हो, सप्लायर्स को पे कर रहे हो, डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट, एंड पे टू द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। जो भी आप पे कर रहे हो वो आ जाती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड अगर इम्प्लिसिट की बात करते हैं, सो अगर मान लीजिए सपोज ओनर है, वो खुद अपने बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, वो खुद को तो पे नहीं कर रहा ना, बट उसकी कॉस्ट तो आ रही है फिर भी, क्योंकि वो काम कर रहा है, मेंटली भी कर रहा है, फिजिकली भी कर रहा है, तो दैट इज यूर इम्प्लिसिट कॉस्ट, कि किसी आप बाहर वाले पर्सन को पेमेंट नहीं कर रहे। ओके सो ये था आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो थ्योरी का जो कंसेप्ट है, वो है आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, सिग्निफिकेंस, फैक्टर अफेक्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं हमें कमेंट करके। थैंक यू एवरीवन।